बहुत ही पुरानी बात जो मैंने कभी सुनी थी, ये बात मेरे दिल को छू गई। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैंने माना अंधेरा घना है, मैंने माना अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपने चैनल स्टडी CBL क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एजुकेशन, अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त होंगे, लगे हुए होंगे और आपकी पढ़ाई में बहुत ही छोटा सा सहयोग देने के लिए, जो आपके लिए काम तो बहुत बड़ा करेगा लेकिन मेरा सहयोग हमेशा छोटा रहता है। सहयोग देने के लिए मैं हमेशा आपके साथ तत्पर हूं। मैं सागर कुमार राव आज आपको जो है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही माइनर, बहुत ही जो है प्राइमरी टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। और इस टॉपिक को अगर काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन आप जानिए केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। और यदि आपने, कहते हैं ना कि यदि आप जड़ को नहीं समझ पाएँ तो आप जो कभी भी उसके जो है शाखा, उसके टॉप को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जड़ अगर समाप्त हो जाए तो पेड़ सूख जाता है दोस्तों। तो यदि आपका प्रारंभिक नॉलेज जो है कम पड़ जाए तो फिर सारे नॉलेज बेकार होते हैं। इसलिए ये मेरा जो है जीरो से हीरो लेवल का जो पहला सेशन होगा, और इस पहले सेशन में मैं आपको रसायन विज्ञान की परिभाषा, क्या होता है रसायन विज्ञान, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, और फिर उसके बाद पदार्थ, छोटी छोटी चीज़ों को मैं क्या करता जाऊंगा, बताता चलूँगा। लेकिन उससे पहले भी मेरी एक शर्त है कि जो दोस्त मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं वो तो बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं वो फटाफट एक काम कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि उन्हें भी जो है नॉलेजफुल वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो चलिए समय ना गवाते हुए अब हम जो है अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा टॉपिक जो है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि हम आसानी से इसे पढ़ सकें। ध्यान दीजिएगा, लिखा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, थोड़ी सी इस बात पर भी चर्चा होगी। कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, लिखा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या क्या कह रहा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, यानी एक कोई भी पदार्थ का गुण क्या है, वो कैसा है, संगठन उसका, यानी उसमें उपस्थित अणु, परमाणु या आयन किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से संगठित है, इसका अध्ययन, और संरचना अर्थात किसी भी पदार्थ की संरचना किस प्रकार की है, और अगर संरचना है तो उस पदार्थ, वह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आता है, इस चीज का अध्ययन, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू का अध्ययन जिससे विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। उम्मीद करता हूं परिभाषा आपको समझ में आई होगी। इसमें आपको पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और पदार्थ में होने वाले परिवर्तन पर विशेष ध्यान देना है मित्रों। आगे बढ़ें, केमिस्ट्री, इसे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कह रहा कि अब जानते हैं रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि, चलिए, कह रहा कि केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, ठीक है, क्या केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। मिस्र देश के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या है, काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं। मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते हैं, केमी कहते हैं। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान का अध्ययन केमी टेकिंग कहा जाता था। यानी
प्रारंभिक में रसायन विज्ञान का जो अध्ययन था उसे केमिटेकिंग कहा जाता था। तो जो है उत्पत्ति के बारे में फिर से एक बार चर्चा करते हैं। कह रहा है कि केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के जो है प्राचीन शब्द से हुई है। क्या कि यह प्राचीन शब्द केमिया है, यानी मिस्र देश के प्राचीन शब्द केमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं। मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते हैं? केमी कहते हैं थे। और प्रारंभ में जो है रसायन विज्ञान का अध्ययन जो है केमिटेकिंग कहा जाता था। केमिटेकिंग कहा जाता था, इसलिए जो है केमी शब्द से ही इसका नाम केमिस्ट्री पड़ा है। और आगे बढ़ते हैं। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो कहते हैं कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो देखिए लिखा है लेवासियर, यानी लेवासिए जो है, कहीं कहीं लेवासिए लिखा रहता है, कहीं कहीं लेवासियर लिखा रहता है। तो इसी के घुमाव फिराव में लिखा रहेगा कि लेवासिए या लेवासियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लेवासियर को रसायन विज्ञान का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। जितना पॉइंट मैं बताता चल रहा हूँ, यदि आपके पास पेन और कॉपी है तो आप उसे नोट डाउन करते चलिए, और यदि नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद में इसे बैठ कर बड़े इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है इसके आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा पदार्थ। पहले हम पदार्थ की परिभाषा को जानेंगे, उसके बाद जो है उसकी प्रकृति को जानेंगे, और जानेंगे कि प्राचीन समय से लेकर के अब तक की पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, या किस प्रकार का पदार्थ में जो है किस प्रकार से पदार्थ जो है तब से लेकर अब तक जो है परिवर्तित हुआ है, क्या क्या उसमें चीज़ें जो है कॉमन रही या क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई, यही आपको जानना है। तो देखिए आपकी जो हेडिंग होगी पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे पदार्थ की परिभाषा। तो आप एक बात जान जाइए, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका भार होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाती है। बात समझ रहे हैं ना आप? तो एक नया टॉपिक जुड़ा है, आप इतना याद रखिए अपने दिमाग में, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, भार होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ा दिया है, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे जल, हवा, बालू, यानी पानी, हवा और जल है, हवा है और बालू है, ये क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है ना? एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा कि पदार्थ कहते किसे हैं? दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान या भार होता है, जो अपनी संरचना में परिवर्तन का क्या करती हो, विरोध करती हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम पदार्थ। इसका जो है एग्जाम्पल जल, हवा, बालू आदि सारी चीज़ें पृथ्वी पर जितनी भी हैं जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं तथा जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे आपकी जो बुक्स है, आपका जो फ़ोन यानी मोबाइल है, आप ये सभी पदार्थ हैं। आप जितनी भी वस्तुएं रखते हैं अपने आसपास, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं, और स्थान घेरने के साथ साथ उनका कुछ ना कुछ जो है भार होता है। और जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका कुछ ना कुछ भार होता है, वह तो पदार्थ ही है ना। और कह रहा कि अपने जो है संरचना के परिवर्तन में विरोध भी करती हैं। तात्पर्य ये है कि अगर कोई ठोस है तो उसे जो है तोड़ने का प्रयास किया जाए तो अत्यधिक बल की या आप कह सकते हैं कि आपको जो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह अपने जो है परिवर्तन, अपने जो है संरचना में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। इसलिए उसको परिवर्तित करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? अत्यधिक फोर्स या बल लगाना पड़ता है। तो पदार्थ जो वो होते हैं
जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें कुछ ना कुछ भार होता है। हम भी कह सकते हैं कि हम पृथ्वी के दृष्टिकोण से एक पदार्थ ही हैं, क्योंकि हम जहाँ पे खड़े होते हैं या जहाँ पे बैठते हैं वहाँ का स्थान हम घेर लेते हैं, और साथ ही साथ जो है हमारे शरीर का कुछ ना कुछ क्या है, भार है। तो रसायन विज्ञान में अगर हम देखें तो मनुष्य भी एक प्रकार का क्या है, मनुष्य भी एक प्रकार का पदार्थ ही है। अब जो है इस अनुसार अब हम आगे बढ़ जाते हैं। करा कि ध्यान दीजिएगा आप लोग, करा कि प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों के संयोग से बनी है। कहते चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। या फिर पृथ्वी की भारतीयों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों से क्या हुई हैं, बनी। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, जैसे मैंने एक छोटी सी जो है श्लोक आप लोग पढ़ते होंगे, चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, ऐसा तो किताबों में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीयों ने और यूनानियों के जो महागुरु थे, जो यहाँ के जो है ऋषि मुनि थे, वे मानते थे, उनका अनुमान था कि पृथ्वी पे उपस्थित जितनी भी चीज़ें हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं, 5 तत्वों के संयोग से बनी हुई है। ये 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। तो जैसे देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि भारत के महान ऋषि कणाद, कौन थे, कणाद ऋषि, कहते हैं कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति से पहले बहुत सारी जो है अनुमान, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई। हमारे जो है संत महात्मा भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानी थे, उन्हें भी इस बात का आभास हो गया था कि आने वाला जो समय होगा कैसा होगा, इसलिए उन्होंने भी अपने अनुसार खोज शुरू कर दिया था। तो भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, जिसे आज हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। कणाद मुनि ने बताया था कि भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या हुए हैं, बने हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आज पदार्थ कहते हैं। तो फिर हम अब जो है इसकी दूसरी सीरीज पर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए देखिए इधर हमारा अगला टॉपिक है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण यानी पदार्थों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, किस प्रकार से पदार्थ का बंटवारा किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पदार्थ का तो सर्वप्रथम 2 तरह से बंटवारा किया गया है। कितने तरह से बंटवारा किया गया है, 2 तरह से। ठीक है दोस्तों, तो पदार्थ का सर्वप्रथम कितने तरह से बंटवारा किया गया है, 2 तरह से। अब वो 2 तरह से बंटवारा कौन कौन सा है, जरा उसको जान लेते हैं। ये बार बार फ़ोन हिल जाने के कारण थोड़ी सी असुविधा हो रही है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, पदार्थों का वर्गीकरण, ये पदार्थों का जो वर्गीकरण है ये मुख्य 2 तरह से किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, पदार्थ का वर्गीकरण देखिए, इधर लिखा भौतिक वर्गीकरण और इधर लिखा है रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का जो वर्गीकरण है ये मैंने बताया 2 प्रकार से होता है। एक इसमें जो है भौतिक वर्गीकरण है, तो दूसरा कौन सा है, रासायनिक वर्गीकरण। तो पहले हम जो है भौतिक वर्गीकरण को जो है पढ़ते हैं। भौतिक वर्गीकरण से हम क्या होते हैं, परिचित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भौतिक वर्गीकरण को करा कि पदार्थ पहले 2 रूपों में वर्गीकृत होता है, 2 भागों में क्या होता है, वर्गीकृत होता है। एक तो भौतिक और दूसरा रासायनिक। एक तो भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण में अगर हम चले तो पदार्थ जो है पदार्थ की 3 अवस्थाएं या पदार्थ 3 अवस्थाओं में बढ़ जाता है। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठोस, द्रव और गैस, और ये यहीं पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण यानी अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो पदार्थ है उसे 3 भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं रासायनिक वर्गीकरण की तरफ।
तो देखिएगा रासायनिक वर्गीकरण में रासायनिक वर्गीकरण करा कि पहले तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी आगे चलकर दो भागों में बढ़ता है, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। और तत्व में भी आप जानते हैं कि धातु और अधातु होती है। तत्व में भी क्या होती है? धातु और अधातु। और यौगिक में कुछ धातुएं कार्बनिक यौगिक होती हैं तो कुछ क्या होती हैं? अकार्बनिक। कुछ धातुएं जो है कार्बनिक यौगिक होती हैं तो कुछ अकार्बनिक। और फिर उसके बाद जो इसका रासायनिक वर्गीकरण का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है मिश्रण। और मिश्रण दो प्रकार का होता है, जैसा कि आप पढ़ें, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। दोस्तों यही पदार्थ का वर्गीकरण है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। पदार्थ को पहले मुख्य दो भागों में बांटा जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। पहला वर्गीकरण होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण जो है तीन भागों में चल के बढ़ जाता है, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण का जो है क्राइटेरिया थोड़ा लंबा है। रासायनिक वर्गीकरण पहले दो भागों में बढ़ता है। पहला होता है मिश्रण या फिर शुद्ध पदार्थ। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ आगे चलकर जो है यह भी जो है आपका दो भागों में बढ़ता है। पहला हो जाता है इसमें तत्व और दूसरा होता है यौगिक, जिसमें तत्व भी दो भागों में बढ़ता है, धातु और अधातु या धात्विक या अधात्विक। यौगिक भी दो भागों में बढ़ता है, अकार्बनिक और कार्बनिक। उसके बाद जो है रासायनिक वर्गीकरण में देखा जाए तो मिश्रण होता है और मिश्रण दो भागों में बढ़ता है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। तो उम्मीद करता हूं कि ये पदार्थों का जो वर्गीकरण है ये आपको पूरा का पूरा जो है समझ में आया होगा। इसको आप जिस प्रकार से चार्ट है उसी प्रकार से अपनी कॉपी में बना लीजिए और देख जाइए कि कहाँ पे क्या है, किस प्रकार से जो है वो पदार्थों का वर्गीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भौतिक अवस्था के आधार पर यहाँ देख रहे हैं आप भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में पहला जो जब पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण किया गया तो उसमें देखिएगा आप जो है आपको भौतिक वर्गीकरण से तीन अवस्थाएं दिखाई गई। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। अब पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में अब हम क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल नॉलेज लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिटेल नॉलेज के लिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पहले ठोस है, सॉलिड पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। आकार, आयतन या आकृति भी बोल सकते हैं, जहाँ दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाता है, ठोस। ठोस में जैसे लोहा आ जाता है, लकड़ी आ जाती है, लोहे के तरह की लोहे की छड़, लकड़ी की कुर्सी या बर्फ का टुकड़ा। बर्फ का टुकड़ा, पानी जब तक जो है ठोस अवस्था में है बर्फ के टुकड़े में तब तक वो ठोस में गिना जाएगा। पत्थर का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा आदि जो है जितने भी चीज़ें आपको देखने में कठोर या ठोस महसूस होती हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें ठोस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना। और उसके बाद द्रव, इन पॉइंट ऑफ व्यू पे आप ज़्यादा चर्चा नहीं करना क्योंकि ये आप सभी जानते हैं। द्रव वह पदार्थ जो है किसी भी, ध्यान दीजिएगा, द्रव जो है पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार तो अनिश्चित है। आकार क्या है, अनिश्चित है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कह रहा कि अल्कोहल हो जाता है, पानी हो जाता है, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल, दूध आदि ये सभी द्रव हैं। ठीक है ना। और इनके आकार तो निश्चित नहीं होते हैं किंतु आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दोस्तों समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप जो है एक गिलास लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप जो है क्या लेते हैं, एक गिलास ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, एक गिलास। और यहाँ पर आप जो है आप एक बाल्टी लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है एक और बर्तन लेते हैं। आपके पास है 5 लीटर दूध। कितना, मान लीजिए आपका गिलास बहुत बड़ा है तो 5 लीटर दूध जब आप गिलास में डालेंगे तो जो है क्या होगा, गिलास का वहाँ आकार पकड़ लेगा। और जब वही 5 लीटर दूध आप बाल्टी में डालेंगे
तो बाल्टी के आकार में फैल जाएगा, और वहीं 5 लीटर जब आप इस बर्तन छिछले बर्तन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बर्तन के आकार को धारण कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आकार निश्चित नहीं है, जिस बर्तन में रखा जाता है द्रव उसी का आकार क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। मेरा समझाने का केवल इतना ही मतलब है, बाकी ये बाल्टी, ये गिलास और ये बर्तन तो मान लीजिए एक माध्यम है। यह समझाने का मतलब ये है कि द्रव को जिस तरह के बर्तन में रखते हैं उसी आकार, उसी की आकृति पकड़ लेता है, उसी की आकृति में ढल जाता है। जबकि 5 लीटर दूध था तो गिलास में भी 5 लीटर ही रहेगा, बाल्टी में भी 5 लीटर ही रहेगा, और छिछले बर्तन में भी 5 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो है आयतन परिवर्तित नहीं हो रहा है, किंतु इसका क्या परिवर्तित हो, केवल आकार। आकार इसलिए क्योंकि गिलास में रखने पर एक गिलास की आकार या आकृति को धारण कर ले रहा है, और बाल्टी में रखने पर बाल्टी की आकार या आकृति को धारण कर रहा है, और छिछले बर्तन में रखने पर छिछले बर्तन की आकार या आकृति को क्या कर दे रहा है, धारण कर ले रहा है। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाने का प्रयास मैंने किया है वो आपको बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि इसकी परिभाषा है कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है। मैंने बताया ना, गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखें तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, छिछले बर्तन में रखेंगे तो छिछले बर्तन के आकार का हो जाएगा। तो जिसका आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। जैसे अल्कोहल हो जाता है, पानी हो जाता है, तारपीन का तेल हो जाता है, मिट्टी का तेल आदि, ये सभी जो भी हैं ये आपके किसके उदाहरण हैं, ये सभी जो है द्रव के उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों गैस की तरफ। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आकृति, या आकार एवं आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाता है। जिसका ना तो आकार निश्चित होता ना ही आकृति, या आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होते, क्या कहलाता है, गैस। और हवा और ऑक्सीजन इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। तो मैं अब एक बार जो है तीनों के बारे में बताता हूँ। देखिएगा 3 कॉलम आप बनाएंगे, ठोस द्रव गैस में आप अंतर लिखते हैं 1 2 3, ठीक है ना। ये है आपका ठोस का कॉलम, ये है आपके द्रव का कॉलम, और ये है आपके गैस का कॉलम। ठीक है दोस्तों, ठोस का कॉलम, द्रव का कॉलम और गैस का कॉलम। ठोस में जो आकार और आकृति या आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव में आकार और आयतन, आकार अनिश्चित होता है जबकि आयतन क्या होता है, निश्चित। और गैस में आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, सही बात है। इसका विसरण बहुत अधिक होता है क्योंकि ये गैसों के कण हमेशा जो है गतिमान रहते हैं, इसलिए इनका कोई पृष्ठ नहीं होता, कहीं एक स्थान पर टिकने वाले नहीं है, तथा यह आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है, इनके कणों को दूसरे कणों से। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। यदि आप किसी भी पदार्थ को गरमाते हैं या उस पर अत्यधिक दाब लगाते हैं तो उसकी अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। परंतु इसके अपवाद भी हैं। लकड़ी और पत्थर ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं, तो लकड़ी और पत्थर ठोस अवस्था में ही हैं, इन्हें ताप और दाब के प्रभाव से जो है और अवस्थाओं में नहीं बदला जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि शुद्ध लकड़ी है तो कोयले में बदल जाएगी और पत्थर तो जलेगा ही नहीं, तो इसलिए इनकी अवस्था में कम ही परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा है। कह रहा कि जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन सी 3 भौतिक अवस्थाएं, पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठीक है, इन तीनों अवस्थाओं में जल पाया जाता है, क्योंकि यह जब बर्फ होता है, जब यह बर्फ की अवस्था में होता है तब यह ठोस होता है, और जब यह जो है पानी की अवस्था में होता है तब यह द्रव होता है, और जब यह वाष्प की अवस्था में, जल वाष्प की अवस्था में होता है तो गैस होता है। तो कह रहा कि जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन सी तीनों भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव एवं गैस, तीनों भौतिक अवस्थाओं में जल क्या होता है, पाया जाता है।
पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है, जैसे ठोस, जल जो है ठोस होता है, फिर द्रव होता है, फिर गैस होता है। ये तीनों में यानी ठोस में यह बर्फ है, द्रव में यह जल है और गैस में यह जल वाष्प है या वाष्प है। इस प्रकार से जल जो है तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाए जाने वाला द्रव है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन उम्मीद यह है कि पूरा समझाने का प्रयास है। देखिएगा, कह रहा है कि आगे अगला पॉइंट, कुछ पदार्थ गर्म करके सीधे ठोस रूप में गैस बन जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातक कहते हैं। ऊर्ध्वपातक का मतलब यह है कि वह पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस रूप में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातक प्रक्रिया कहते हैं। जबकि जो है इन पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं, जबकि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आयोडीन है, कपूर है आदि। आयोडीन, कपूर आदि को यदि आप जलाते हैं तो यह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा या पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंस कहलाती है। यानी 5 अवस्थाएं बता रहा है। चौथी अवस्था है प्लाज्मा, जो कि मोर फेमस है। ठोस, द्रव, गैस की 3 अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं, लेकिन यहाँ पे चौथी अवस्था को बता रहा कि प्लाज्मा अवस्था, और 5वीं अवस्था को बोस-आइंस्टाइन करा कि कंडेंसेट अवस्था जो है, ये जो है 5वीं अवस्था है। ये पॉलीटेक्निक और आदि के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और प्रारंभिक वीडियो से लेकर ये पॉलीटेक्निक अभी जो है करंट में आने वाला पॉलीटेक्निक पेपर है, इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो जरूर पुटअप करेगा। तो दोस्तों, जो मेरे पॉलीटेक्निक के विद्यार्थी हैं वो जरूर इस पॉइंट को आप क्या करिएगा, बड़े मन से जो है पढ़िएगा, ताकि आपका ये एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और अगर 2-4 प्रश्न मेरी तरफ से मिल जाते हैं तो इससे अच्छा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं तत्व पर। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, और ना ही अन्य सरल पदार्थों का योग बनाया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन आदि। करा ना तो इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, और ना ही इनके योग से जो है कुछ अन्य पदार्थ बनाया जा सकता है। तो तत्व मैं बता दूं, तत्व की परिभाषा। रासायनिक अभिक्रियाओं में तत्व जो है 2 प्रकार के होते हैं, वो धातु और अधातु होते हैं। धातुएं क्या होती हैं अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं यौगिक। करा कि यह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है ना। यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों से क्या होते हैं, मिलकर यौगिक बनाए जाते हैं। जैसा देखिएगा, करा कि यौगिक के गुण उनके अवयवी गुणों से भिन्न होते हैं, जैसे जल ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है, यह यौगिक है। मैं एक सीधी सी बात मैं आपको बताऊं तो देखिएगा, सबसे छोटा होता है परमाणु। क्या होता है, परमाणु। और 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बन जाता है अणु, और 2 या 2 से अधिक अणुओं के मिलने से बन जाता है तत्व, और 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से बन जाता है यौगिक, और 2 या 2 से अधिक यौगिक के मिलने से बन जाता है मिश्रण, और 2 या 2 से अधिक मिश्रणों के समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, जैसा मिश्रण आप चाहते हैं वैसा बनाते। ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको तैयार करना है। परमाणु, अब परमाणु है सबसे छोटा, तो
सबसे छोटा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से परमाणु बनता है, और परमाणुओं के मिलने से, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु बन जाता है, और दो या दो से अधिक अणुओं के मिलने से क्या बनता है? तत्व। और दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बन जाता है यौगिक, और दो या दो से यौगिकों के मिलने से बनता है मिश्रण। और मिश्रण जो है, मिश्रण के प्रकार आप पढ़ते हैं कौन कौन से मिश्रण, तो चलिए हम मिश्रण को पढ़ते हैं दोस्त। मिश्रण है वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता मिश्रण। यानी दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिकों को किसी भी अनुपात में यदि आप मिला देते हैं तो आपका क्या तैयार हो जाता है? मिश्रण तैयार हो जाता है। ठीक है ना। सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप मिश्रण जो है तैयार कर देते हैं, ऐसा मिश्रण जो किसी भी तत्व या किसी भी जो है यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला के बना दिया जाए, तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। और फिर अलग उन तत्वों या यौगिकों को उनमें से निकाल कर जो है अलग कर लिया जाता है, तो किया जा सकता है। जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल हवा या बालू तथा जो है लोहे के टुकड़े का मिश्रण आदि। ठीक है ना दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, और इसके आगे की वीडियो मैं इसके सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगा। हालांकि छोटा सा पॉइंट है, तो चलिए इसको ख़त्म ही कर लेते हैं, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। समांग मिश्रण देखिएगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे। या कि निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने पर समांग मिश्रण तैयार होता है। प्रत्येक भाग के गुणधर्म आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी या नमक के जलीय विलयन में करा कि नमक और चीनी के जो कणों की जो आकृति है और कणों की जो स्थिति है एक दूसरे की क्या होती है? समान होती है। यदि आप नमक और चीनी को एक ही पानी में घोल देते हैं तो आप जो है उनके प्रकृति को पहचान नहीं पाते हैं। विषमांग मिश्रण अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने पर विषमांग मिश्रण तैयार होता है। प्रत्येक भाग के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मैंने बताया कि जल में यदि आप बालू तथा लोहे की छीलन को डाल देते हैं तो आप उन्हें जो है देखने पर भी बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर नमक और चीनी को यदि पानी में डाल के घोल दिया तो फिर आप उन्हें जो है आसानी से अलग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। अब जो है आगे बढ़ते हैं। क्या कि सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, देखिए ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में कितनी है? 65%। इस लिस्ट को तैयार कर लीजिएगा। कार्बन की मात्रा कितनी है? 18%। और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 10%। नाइट्रोजन की मात्रा 3%। कैल्शियम की मात्रा 2%। फास्फोरस की मात्रा 1%। और जो है पोटेशियम की मात्रा 0.35%। सल्फर की मात्रा 0.25%। और सोडियम की मात्रा 0.15%। और क्लोरीन की भी 0.15%। और जो यहाँ पे मैग्नीशियम का 0.05%। और जो है आगे जो आपका बच रहा है वो कौन सा तत्व? लोहा का 0.004%। और अन्य तत्वों का जो है कितना है? 0.046% है। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन सा तत्व हमारे शरीर में किसकी प्रतिशतता कितनी है, इस पूरे के पूरे एक बार मैं पूरा का पूरा जो है वीडियो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, एक थोड़ा सा और चीज़ छूट गया था। पृथ्वी पे पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनकी प्रतिशतता, यानी पृथ्वी पे कौन सा तत्व किस मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की प्रतिशतता इस पृथ्वी पे कितनी है? 46.60% है। उसके बाद सिलिकॉन की प्रतिशतता है 27.72%। और उसके बाद एल्युमिनियम की प्रतिशतता 8.13%। लोहे की प्रतिशतता है 5%। उसके बाद जो है कैल्शियम की प्रतिशतता है 3.6%। सोडियम की प्रतिशतता है 2.83%। पोटेशियम की प्रतिशतता है 2.59%। मैग्नीशियम की प्रतिशतता है 2.09%। और आगे भी बढ़ते हैं तो कह रहा कि टाइटेनियम की प्रतिशतता है 0.44%। और जो है मैग्नीशियम तो हमने आपको बताया 2.09%। उसके बाद हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 0.14%। और कुल मिलाकर टोटल करके लिखा जाए तो 99.14% जो है कुल तत्वों की संख्या या प्रतिशतता है। ये प्रथम 10 तत्व हैं जिनकी प्रतिशतता को बताएगी। इसमें 10 तत्व हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो पॉइंट मैंने आपको बताएं उनको मैं स्क्रीन पर 2-2 मिनट उनको मैं स्क्रीन पर कुछ क्षण के लिए रोकूंगा। आप इतने में इनका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको भी जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो। जिन दोस्तों के पास कापी पेन नहीं है
वो पॉइंट को मैं घुमा के फिर एक बार आपके सामने ला रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा पॉइंट देखिए, मैंने आपको ये पढ़ाया दोस्त, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है ये मैंने आपको पढ़ाया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देश के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इन पॉइंट का क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। जैसे पहला ये होता है, ठीक है, फिर दूसरा जो है ये पॉइंट, और तीसरा जो है ये पॉइंट। और पॉलीटेक्निक वाले विशेषकर ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत हायर केमिस्ट्री नहीं पूछता है, इसी प्रकार की प्राइमरी केमिस्ट्री पूछता है, और उसी में बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक, ये सारी वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, और जो चीज़ें समझ में नहीं आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और फिर से आप सभी लोगों से कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों अपने मित्रों तक क्या करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए मैं सागर कुमार राव, नमस्कार।